अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू जागो लाहौर। और जनाब मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और जनाब वीकेंड की खूब आप लोगों ने तैयारियाँ भी कर रखी होंगी। तो जनाब वीकेंड पर जाने से पहले ना एक खूबसूरत सी बात के साथ अपने दिन का आगाज़ और अपने शो का आगाज़ करूँगी कि जनाब अल्लाह ने ना हम सबको बेहतरीन सलाहियतों से नवाज रखा है और हम में से बहुत से लोग इन्हीं सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं, खूब मेहनत भी करते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि ये सब कामयाब ज़िंदगी में जो कामयाबी गुजारते हैं और एक कामयाब ज़िंदगी भी गुजारते हैं और ये वही कामयाब अफराद होते हैं जिनकी हमारा मुआशरा गाहे बगाहे हमें मिसाल भी देता रहता है। और इनकी कामयाबी का राज बड़े सादा से एक फ़ॉर्मूले पर मुहित होता है। चूँकि इन अफराद ने मुनासिब वक्त पर अच्छे और जल्द फ़ैसले लिए होते हैं अपनी ज़िंदगी में और अपनी जो तवानाइयाँ होती हैं, अपनी एनर्जीज़ होती हैं ना, उनका भरपूर और पॉजिटिव इस्तेमाल किया होता है। और यही जो प्रैक्टिस होती है ना फिर इन्हें कामयाबी के रास्ते पर भी गामज़न करती है। लेकिन हमारे में बहुत से बड़ी तादाद ऐसे भी लोगों की है जो अपना गोल या फिर टारगेट तो सेट कर लेते हैं, आए रोज़ अपनी मंजिल का तयन भी कर लेते हैं, लेकिन वो नाकाम सिर्फ इसलिए हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में कि वो अपनी जो कंफ्यूज्ड कैफियत है ना उससे निकल नहीं पाते हैं, या फिर यूँ कह लें कि कोई फ़ैसला लेने में अगर मगर का शिकार हमेशा वो रहते हैं। कंफ्यूज पर्सनालिटी इन लोगों को कहा जाता है और ये लोग किसी तरह भी अपनी सलाहियतों में कम नहीं होते हैं। ये भी दीगर कामयाब अफराद की तरह ही दो हाथ और दो पैर रखते हैं, एक बड़ा ही कह लें कि सेहतमंद जनाब जहन भी रखते हैं। लेकिन मसला सिर्फ तब आता है जब ये अपने अंदर छुपी सलाहियतों को पहचानने की बजाय फ़ैसला साजी की जो क़ुव्वत है ना उससे महरूम हो जाते हैं। और ऐसे लोगों को अगर ज़रा सा बिल्कुल थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया जाए ना उन्हें, और ये बताया जाए कि वो सबसे बेस्ट हैं या वो सब कुछ कर सकते हैं जो बाकी लोग कर रहे हैं, जो बाकी कामयाब लोग कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़कर उनकी शख्सियत भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगी, उनको भी ग्रोथ मिलेगी और वो भी एक कामयाब अफराद की फ़हरिस्त में शामिल हो जाएंगे। और हम सबको चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द ख़ास तौर पर जो लोग मौजूद होते हैं ना, जो अगर मगर का शिकार होते हैं, जो कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनका हम लोग ख्याल रखें, उनको बर वक्त मोटिवेट करने में उनकी मदद करें, उनका ताउन करें। क्योंकि दूर बैठकर देखने की बजाय ये जो पॉलिसी है ना इसको हमें सीखने की और दूसरों को मदद फराहम करने की जो पॉलिसी में ना तब्दील करना चाहिए। हम दूर बैठ के लोगों को सिर्फ जज करते रहते हैं, ऑब्ज़र्व करते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि इसमें तो ये भी चीज़ मौजूद है, इसमें तो ये भी चीज़ मौजूद है, इसको ऐसा करना चाहिए। लेकिन ये हम लोग सिर्फ ख़ुद को बता रहे होते हैं, किसी और को बता रहे होते हैं। उस शख्स तक वो चीज़ नहीं जाती है। जब तक हम उस शख्स को एड्रेस नहीं करेंगे, उसको बताएंगे नहीं कि उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है जिसको वो बेहतर कर सकता है, तब तक वो किस तरह ख़ुद को एक्सप्लोर करेगा या ख़ुद के अंदर तब्दीली लेकर आने की कोशिश करेगा। तो इसलिए दूर बैठने की बजाय, जज करने की बजाय बताना सीखिए, लोगों की मदद करना सीखिए। क्या पता कि अगर वो कामयाब होगा तो आपके जो राह में जो हायल मुश्किलात हैं वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाएं। तो इसलिए एक दूसरे की मदद करना हमें सीखना चाहिए। और जिस तरह मैंने बात की है कि जनाब आज वीकेंड है और वीकेंड पे आपने तो अपना ख़्याल रखना ही रखना है, लेकिन अपने इर्द गिर्द जो आपके दोस्त अहबाब हैं, जो आपकी फ़ैमिली मेम्बर्स हैं, उनका भी आप लोगों ने खूब ख़्याल रखना है। उनको टाइम दें, अपने आप को टाइम दें, ख़ुद को अपनी शख्सियत को एक्सप्लोर करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। अपने घर वालों के साथ बैठें, उनसे पूछें, वो आपको बताएंगे कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें छुपी हुई हैं, कौन कौन सी सलाहियतें छुपी हुई हैं जिनको आपको उजागर करने की ज़रूरत है। तो मेरे ख्याल से वीकेंड बहुत एक बेस्ट टाइम होता है कि आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकते हैं और अपने घर वालों के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं, उनको टाइम दे सकते हैं। तो ये आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अब आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी में ना आगे बढ़ने के लिए काम और बस काम का फार्मूला बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब आप एक बेहतर ज़िंदगी के मालिक होंगे। और बेहतर सेहत के लिए मुनासिब आराम का होना भी इंतहाई ज़रूरी होता है। और आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में
मुनासिब नींद का होना बहुत अहम है, क्योंकि साइंस में इस हवाले से होने वाली एक रिसर्च में कहा जा रहा है कि मुनासिब नींद आपको ना सिर्फ चाको चौबंद बनाती है बल्कि आपको अपने रोज़मर्रा के कामकाज में भी एक्टिव रखती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और रिपोर्ट के मुताबिक नींद के जो मामलात हैं उसमें अचानक जो तब्दीली है वो हमारी सेहत पर मनफी असरात का बाइस भी बनती है। और रात को सोने और सुबह जागने की मुनासिब रूटीन ना होने की वजह से हमारे लिए मुतअद्दिद अमराज का ख़तरा भी बढ़ जाता है। और इस नई जो रिसर्च है इसमें ये भी बात हमारे सामने आई है कि अगर एक शख्स पूरा हफ्ता वो मुनासिब नींद नहीं लेता है और जिस दिन उसको छुट्टी होती है और उसमें वो ये कहता है कि मैं अब आज का दिन पूरा अपनी नींद में ही गुजारूं और जो पूरा हफ्ता मैंने अपनी नींद नहीं ली है वो मैं आज पूरा दिन नींद लूँगा, तो ऐसा ये समझें कि इस तरह आपको आराम नहीं मिलेगा। इस तरह आप बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनको दावत दे रहे होते हैं। ख़ास तौर पर जो आपकी मैदे की सेहत होती है ना उस पर मनफी असरात मुरतब होना शुरू हो जाते हैं और इसके साथ साथ बाकी बीमारियों का ख़तरा भी बढ़ जाता है। और यही रूटीन रही तो इसके नतीजे में डायबिटीज़, जो हार्ट अटैक्स और जो मोटापे का ख़तरा है वो भी बढ़ जाता है। तो आज हम इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं कि नींद हमारे लिए कितनी ज़रूरी है और कितनी दौरानिए की होनी चाहिए नींद, और इसके साथ साथ कि नींद को बेहतर बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और नींद अगर नहीं है, हम लोग सही मुनासिब नींद नहीं ले रहे हैं तो किन किन जो बीमारियां हैं वो हमें जो है लाहक हो सकती हैं। तो इस पर बात करने के लिए इन स्टूडियोज़ में डॉक्टर हिरा बशीर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर रजिस्ट्रार हैं एट मेयो हॉस्पिटल। डॉक्टर हिरा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर हिरा, नींद कितनी ज़रूरी है एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए? नींद हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर प्रॉपर मतलब 7 to 8 आवर्स मिनिमम हमारी स्लीप होनी चाहिए। अच्छा। वैसे तो ये एज के साथ वेरी करती है। बच्चों में जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है नींद भी कम होती जाती है। जैसे बच्चों में बहुत ज़्यादा नींद होती है, उसके बाद जब टीन एज में थोड़ी कम, फिर ओल्ड एज में और कम हो जाती है। लेकिन मिनिमम 6 to 8 आवर्स है, इतनी तो हमारी मिनिमम नींद होनी चाहिए। लेकिन कितनी, मतलब वो जो 8 आवर्स की अगर नींद है हमारे मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन उसमें जो क्वालिटी वाली नींद है वो कितनी होनी चाहिए और वो किस तरह हो सकती है? बिकॉज हम लोग अगर हमारी नींद रात को पूरी नहीं होती है तो दिन में हम कोई 1-2 घंटा फिर भी नैप ले लेते हैं, हमें लगता है कि शायद हमारी नींद पूरी हो जाएगी, लेकिन क्या उस तरह नींद पूरी होती है? और दूसरा वो जो क्वालिटी वाली नींद है उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? एक्चुअली क्वालिटी स्लीप एटलीस्ट जो 6 आवर्स है वो तो मिनिमम हमें क्वालिटी स्लीप चाहिए होता है। और अगर हमारी ये जैसे भी आप बता रहे हैं कि हम जो दिन में नैप वगैरह ले लेते हैं, ये सब डिस्टर्ब करता है हमारी रूटीन की जो हमारी रिक्वायर्ड स्लीप है। अगर वो पूरी नहीं होगी तो फिर हमें बहुत सारी बीमारियों का ख़तरा है। जैसे कि अभी आपने जिक्र भी किया, हमें बहुत सारी चांसेस है डायबिटीज़ का, ब्लड प्रेशर का, हाई ब्लड प्रेशर, और भी बहुत सारे डिप्रेशन में का भी बहुत ज़्यादा इसमें रोल है, और फालिज का भी ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उन लोगों में जिनकी नींद प्रॉपर ना हो। और मैदे के बहुत सारे अमराज हैं जिनका नींद से बहुत ताल्लुक़ है। अच्छा। मैदे का इस तरह के हम अगर अपनी क्वालिटी स्लीप नहीं लेते हैं तो हमारी एसिडिटी भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, स्टमक ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, उससे भी प्रॉब्लम्स होते हैं। और एक जो आजकल बहुत रूटीन बन गई लेट नाइट मील्स का, इससे बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आते हैं। जब आप खाना खाते हम सोचते हैं कि हम अगर खाना खाते ही फ़ौरन लेट जाएंगे तो हमें बहुत अच्छी नींद आएगी, ऐसा नहीं है, बल्कि उससे हमारा स्टमक का सारा हमारा और ज़्यादा बुरा इफेक्ट होता है उस पर। एसिडिटी बढ़ जाती है, बहुत सी ये जो हाइड्रोजन गैस और मीथेन इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आपको मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा बढ़ती है और आपको रिफ्लक्स का जो प्रॉब्लम है वो भी शुरू हो जाता है। हमेशा बल्कि अच्छी नींद के लिए हमें चाहिए कि हम सोने से कम से कम मिनिमम 3 to 4 आवर्स का गैप होना चाहिए आपके खाने और सोने में। ठीक है। और ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे जैसे बिल्कुल सोने से पहले टी, कॉफ़ी वगैरह इनको अवॉइड करना चाहिए, लेट नाइट मील्स को अवॉइड करना चाहिए। ये सब वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारी नींद को डिस्टर्ब करते हैं और फिर हम इन द लॉन्ग रन इसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जिनमें एक ब्लड प्रेशर सबसे पहली बीमारी है, बीपी। और यूजुअली हम जिनका हाई ब्लड प्रेशर होता है उन्हें हम कहते हैं कि वो एक अच्छी नींद लें, बिकॉज स्लीप में आपका वैसे भी ब्लड प्रेशर लोअर होता है। और अगर आपकी स्लीप पूरी नहीं होएगी तो ब्लड प्रेशर हाई रहने से आपको फालिज का अटैक हो सकता है, उसका भी ख़तरा होता है। तो इसलिए
एक अच्छी नींद का मतलब है कि 6 आवर्स की क्वालिटी स्लीप बहुत ज़रूरी है। वरना आप अगर रात को आप कहेंगे 8 से 10 घंटे भी आप सोते रहें, लेटे रहें, सारा दिन भी बिस्तर पे लेटे रहें, तो वो उसका मुकाबला नहीं कर सकती जो कि क्वालिटी स्लीप मैटर करती है। लेकिन इसकी क्या जो टाइमिंग्स हैं वो भी मैटर करती हैं? मतलब अगर हम लोग सुबह 4 बजे सो रहे हैं या 5 बजे सो रहे हैं, और अगर हम लोग 10 या 12 बजे उठ रहे हैं दोपहर में, और हम ये सोच रहे हैं कि हमारी 8-10 घंटे की नींद पूरी हो गई है, लेकिन क्या वो क्वालिटी वाली होगी, या क्वालिटी वाली नींद का दौरानिया या टाइमिंग्स कौन सी होती है? एग्जैक्टली ये भी बहुत मैटर करता है कि हमारे सोने के आवर्स कैसे हैं। मतलब अगर हम कहें कि मैं दिन के टाइम में मैंने 6 घंटे पूरे कर लिए, फिर भी मैं फ्रेश नहीं हूँ, लेकिन मैंने आफ्टरनून में, मतलब ये बहुत मैटर करता है। जो सबसे क्वालिटी टाइम है, अगर हम रात 10 से सुबह 4 तक, ये ऐसा टाइमिंग है, कुदरती तौर पे भी हमें यही कहा गया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। तो 10 से 4 के बीच वाला टाइम बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है सोने के लिए। और उस टाइम में आपको वैसे भी बेटर, आपके हार्मोन्स का कुछ ऐसा है लेवल कि आपके जो स्ट्रेस हार्मोन है उनका लेवल कंट्रोल, सारा आपका कंट्रोल रहता है। और अगर आप इनके इस टाइमिंग के अलावा लेते हैं तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, उससे भी ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, आपके स्टमक के इश्यूज बनते हैं। मतलब 10 से जो रात 4 बजे की नींद है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें आपका सोना लाजमी है, ताकि आपकी जो तोड़ फोड़ कह लें हार्मोन्स की, या बाकी जो एक आम अल्फाज में जो हमारे लोग, हमारे देखने वाले समझ सकें, जो अंदर हमारी सारी चीज़ें चल रही होती हैं, हार्मोन्स की चेंजिंग्स हो रही होती हैं, वो बेहतर तरीके से हो सकती है। अच्छा, दूसरा हम लोग कहते हैं कि चलें पूरा हफ्ता हम लोग काम कर रहे होते हैं तो हमारी नींद पूरी नहीं होती, जो जॉब पर जा रहे होते हैं लोग, तो एक दिन हमें मिलेगा तो हम पूरा दिन अपनी हफ्ते की नींद पूरी कर लेंगे। और जिस तरह मैंने रिसर्च पे भी बात की है कि रिसर्च में भी आया है कि जो एक दिन आप पूरा दिन सोते रहते हैं, पूरे हफ्ते की आप नींद पूरी करते हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकती है, हेल्थ हैजर्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो क्या एक दिन में वो हम लोग पूरे एक हफ्ते की नींद ले सकते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा एक मिसकॉन्सेप्शन है कि हम सोचते हैं कि अगर हम पूरा हम वीक नहीं सोए तो कोई बात नहीं, हम वीकेंड पे पूरा कर लेंगे। बल्कि आप देखें कि जब हम जो लोग ऐसा करते हैं उनमें वो नेक्स्ट डे, लाइक मंडे, अगर आप संडे को पूरा दिन सोते हैं, आपका मंडे भी बहुत ही वो डिस्टर्ब सा गुजरता है, बिकॉज आपका पूरा पैटर्न जो है वो ख़राब हो चुका होता है। स्लीप के लिए एक अच्छी, अगर जिनको भी हम जो इंसोम्निया की कंप्लेन के साथ भी जो पेशेंट्स आते हैं, तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि आप अपने टाइमिंग्स फिक्स करें। अच्छा। मतलब आपके 6 to 8 आवर्स, और वो टाइमिंग फिक्स होनी चाहिए कि मैंने इस टाइम के बीच में आप मेरा सोने का टाइम है। और बल्कि उसको करने के लिए, अवॉइड करने के लिए, कि अगर आपको प्रॉब्लम्स आ भी रही हैं तो आप अपने सोने से 1 घंटा पहले ये फ़ोन, मोबाइल फ़ोन्स और ये सब कुछ ऐप्स वगैरह ये भी यूज़ करना बंद कर दें। बिल्कुल अपने बेड में रिलैक्स करें, 1 आवर उससे पहले टाइम रखें, और उसके बाद आप अपने वो जो 6 आवर्स हैं उनको फिक्स कर दें कि ये मेरे सोने का टाइम है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि हम कहें कि हम वीकेंड पे अगर एक दिन सो जाएंगे तो हमारा पूरा हफ्ते की जो नींद पूरी हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता। वो जो आपकी नींद जो चली गई है वो चली गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो आप एक पूरा दिन सोते रहेंगे ना, उससे सिर्फ आपकी सेहत जो ख़राब होगी, उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट्स ही आएंगे, या पॉजिटिविटी कोई नहीं है उसके अंदर। अच्छा, जो हार्ट अटैक्स हैं उनका कितना ज़्यादा ख़तरा बढ़ जाता है जब हमारी नींद पूरी नहीं हो रही होती है? बहुत ज़्यादा इंक्रीज रिस्क हो जाता है हार्ट पेशेंट्स में भी हार्ट अटैक का। इसलिए कि जब आपका कब हार्ट अटैक का ब्लड प्रेशर से भी ताल्लुक़ है, आपकी नींद पूरी नहीं होगी तो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी आपको होगा। इसके अलावा ये भी एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, जैसे बाकी जैसे ब्लड प्रेशर या और कोई स्ट्रेस होता है, इस तरह ये नींद ना पूरी होना भी आपकी बॉडी के लिए कोई एक वो आपके स्ट्रेस हार्मोन तब रिलीज होते हैं जब आपकी नींद पूरी नहीं होगी। और स्ट्रेस इज़ द मेजर फैक्टर फॉर हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक के लिए तो हार्ट अटैक का रिस्क बहुत बढ़ जाता है उन लोगों में जिनकी नींद पूरी नहीं होती है। अच्छा, जो लोग, ये तो एक नेचुरल हो गया ना कि अगर नींद पूरी नहीं हो रही है। अब वो लोग हैं जिन्होंने नाइट शिफ्ट्स करनी होती है, बहुत से डॉक्टर्स भी नाइट शिफ्ट करते हैं, बहुत से और लोग भी, हमारे यहाँ पे भी नाइट शिफ्ट हो रही होती है, लोग नाइट शिफ्ट करते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? वो नाइट शिफ्ट कर रहे हैं तो सो नहीं पाएंगे, वो सुबह जाके घर सोएंगे। तो इस तरह जो क्या बेहतर हो सकता है, जो सुबह की नींद है, क्या वो रात की नींद
के बराबर है कि नहीं है, तो वो फिर क्या करें? उन्होंने नाइट शिफ्ट भी करनी है। नहीं, ये उसको कभी भी नाइट शिफ्ट मतलब अगर हम ये कहें कि नहीं हम वो दिन में पूरी कर लेंगे नींद, ऐसा नहीं है। वो उसका कोई मुतबादिल नहीं है। जो रात की नींद है वो रात की, इसीलिए हम जो कभी अक्सर डॉक्टर्स में भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, या वो ऐसे लोग जो नाइट वर्कर्स होते हैं जिनकी मजबूरी है, लेकिन फिर ये ज़्यादा देर तक आप अपनी रूटीन को कैरी ऑन नहीं कर सकते। अच्छा। इसीलिए आपको शिफ्ट्स में कहा जाता है कि आप ये ना करें कि बिल्कुल सिर्फ नाइट शिफ्ट। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाइट शिफ्ट करते जाते हैं, हाँ। लेकिन इससे बहुत हेल्थ हैजर्ड्स, जैसे कि हमारे सामने ऐसे लोगों में भी ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं ये केसेस, तो ये हमें अवॉइड करना चाहिए। तो सुबह जाके फिर वो क्या करें? मतलब अगर उन्हें सुबह जाके सोना है तो वो फिर क्या पूरा दिन सोते रहें? नहीं, या नहीं, वही फिर उनको अपना फिर यहाँ थोड़ा सा ऐसा ज़रूर होना चाहिए कि वो अपना डेफिनेटली उनको तो अब दिन में ही अपने वो आवर्स पूरे करने हैं, बट उस तरीके से तो नहीं। उनको हो सकता है जो हमारी नाइट से आप देखें कि एक जो नाइट टाइम का एक अपना इफेक्ट होता है, उसमें सोने से रात को सोने को आप दिन को सारा दिन भी आप दिन में 10 घंटे भी सो लेंगे तो रात की जो 6 घंटे की नींद है उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। बट डेफिनेटली उनको अपना पूरा तो करना है, बट इसमें लॉन्ग आप कहें कि लॉन्ग आवर्स आप सो जाओ तो उसको करें, ऐसा नहीं होगा। आवर्स तो उतने ही मैटर करते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है कि आपकी कितने आवर्स की नींद है ये मैटर भी करता है और डिपेंड भी करता है कि आप कब सो रहे हैं, और टाइमिंग्स भी बड़ा मैटर करती हैं। दूसरा थोड़ा सा बच्चों के हवाले से पूछना चाहूँगी, क्योंकि आजकल बच्चे घर पे हैं, स्कूल से छुट्टियाँ हुई हुई हैं, घर में उन्होंने जनाब हर जगह बच्चे आपको कोई ये टैब लेके बैठा हुआ है, कोई फ़ोन लेके बैठा हुआ है, और नींद नहीं आती है उन्हें भी। नींद की प्रॉब्लम अब जब छोटे बच्चे से नींद की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है उस एज में, तो ऑब्वियसली ये जब जैसे जैसे हम ग्रो करते जाते हैं, एज बड़ी होती जाती है, वो नींद का प्रॉब्लम रहता है। तो उनके लिए कितना लाजमी है नींद लेना, और कितने घंटे की नींद लेना है, तो ख़ास तौर पर जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं? स्कूल गोइंग बच्चों के लिए कम से कम मिनिमम 10 to 12 आवर्स होनी चाहिए स्लीप। और जब आप 13 to 14 टीन एज में चले जाते हैं तो चलें आप 8 to 10 आवर्स करते हैं। ये बच्चों के लिए स्लीप बहुत ज़रूरी है। और आप देखें कि आजकल जैसे कि ये समर ब्रेक चल रही है, इसमें बच्चों क्योंकि प्रॉपर्ली नहीं सोते जैसे आप बता रही हैं, तो इसका इफेक्ट देख लें। बच्चे सारा दिन एक चिड़चिड़ापन सा बच्चों में रहता है, लेथार्जिक रहते हैं एग्जैक्टली सारे बच्चे। और आप उस तरह डार्क सर्कल्स, स्किन के बहुत सारे इश्यूज़, और बच्चों में मूड चेंजेस, ये सब कुछ रिलेटेड होता है इसी से। लेकिन हम ये समझ रहे होते हैं कि जी बच्चे रात को जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं, तो एक वो, लेकिन ये बहुत गलत प्रैक्टिस है जो आप आजकल चल रही है। बट चलो ये कोई बात नहीं, ये बच्चे हैं ना, थोड़ा सा टाइम ये है कि ये समर ब्रेक चल रही है, जैसे ही स्कूल रीओपन होंगे, ये सारी जनाब ये जो गंदी आदतें पड़ी भी होती है ना, हमें ये ठीक हो जाएंगी। अच्छा, दूसरा एक जो बेख्वाबी की कैफियत भी हमारे अंदर आ जाती है, उसकी क्या वजह है, क्या कॉज है, उसकी रूट कॉज क्या है, और उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है? बेसिक जो वजह है इसकी इंसोम्निया, ऐसे हम कहेंगे। हाँ जी। इसकी बेसिक वजह है कि आप डिस्टर्ब जिनका लाइफस्टाइल या आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, या आपको कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन है उसकी वजह से आप प्रॉपर, या कोई बीमारी चल रही है, बैकग्राउंड पे कोई ना कोई बीमारी चल रही है, तो आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, क्योंकि जो आपका जो हम कहते हैं जिसे ख्वाब नहीं आ रही हैं, तो ये इसकी वजह ये होती है क्योंकि आपने ये तब आती है जब आप गहरी नींद में जाते हैं, जब आप ड्रीम स्लीप में जाते हैं। तो अगर आपकी नींद प्रॉपर पूरी नहीं हो रही, या आपकी डिस्टर्ब स्लीप है, आप 10 घंटे भी सोए हैं, तो वो आपको यही ऐसे प्रॉब्लम ही रहेगा। फिर उसमें ये बेख्वाबी वाली ये कंडीशन ही रहेगी। और आप उस तरह अगर आपने 4 घंटे भी सोए हैं लेकिन आपने एक अच्छी नींद ली है 4 से 6 घंटे भी, तो आपको डेफिनेटली ये प्रॉब्लम नहीं होगा उसके साथ। नहीं, तो ये इंसोम्निया का क्या इसकी रूट कॉज है, वजह क्या है कि क्यों हो जाता है लोगों को? मतलब मैंने भी ये चीज़ें विटनेस की हैं, 3-3 4-4 दिन वो लोग नहीं सोते हैं, नींद ही नहीं आती है, अगर वो बेड पे लेट भी जाएं तो नहीं फ़र्क पड़ता है। तो क्या वजह है इसकी डिफरेंट कोई, या तो आपका पीछे बैकग्राउंड पे कोई स्ट्रेस चल रहा है, अच्छा, या आपका एनवायरमेंटल फैक्टर में आ जाता है, आपके नॉइस इफेक्ट करता है, आपकी स्ट्रेस इफेक्ट करता है, आपको कोई डिजीज़ कोई चल रहा हो बैकग्राउंड पे वो भी इफेक्ट करता है। जेट लैग से भी इंसोम्निया हो जाता है, और नाइट शिफ्ट वाले लोगों में भी इंसोम्निया हो जाता है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इंसोम्निया की कॉज हो सकते हैं, इंसोम्निया की कॉज हो सकते हैं। तो इसके बाद फिर हमारा जो सबसे पहले एक चीज़ आती है कि हम सेल्फ मेडिकेशन पे चले जाते हैं, कि अगर नींद नहीं आ रही है तो स्लीपिंग पिल्स खा लेते हैं कि आराम से हम लोग एटलीस्ट थोड़ी देर सो जाएं।
तो क्या हमें स्लीपिंग पिल्स लेनी चाहिए, इसका नहीं। यूज़ करना चाहिए? ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है। हम समझते हैं कि हम स्लीपिंग पिल्स लेके जो सोएंगे तो हम उससे अपनी नींद पूरी कर लेंगे। हाँ ऐसा जी। नहीं होता। इनकी ये जो नेचुरल जो स्लीप है उसको कभी भी ये स्लीपिंग पिल्स वगैरह रिप्लेस नहीं कर सकते। और ये आप इसके बाद उस तरह फ्रेश भी नहीं होगे, वरना कई लोग इसी तरह एडिक्शन हो जाती है आपको हाँ जी। कि मुझे एक अच्छी नींद नहीं आएगी जब तक मैं स्लीपिंग ये पिल खा लूं। वो स्लीपिंग पिल नहीं लूँगी। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। जो आपकी अगर आप अपने टाइमिंग्स को सेट करें, कुछ डूज और डोंट्स हैं, अगर आप उनको फॉलो करें तो आपकी बेहतर हो सकता है। जिनमें जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अपने टाइमिंग्स को देखें। आपके मील्स आपको एटलीस्ट 4 to 6 आवर्स अपने बिफोर बेड नहीं लेना चाहिए। और ये टी, कॉफ़ी, ड्रिंक्स वगैरह इनको बेड टाइम पे अवॉइड करें। और मोबाइल यूज़ इसको बिल्कुल साइड पे कर दें इन चीज़ों को। आप एक अच्छा थोड़ा फ्रेश होके आप अपने बेड में जाएं। अच्छा। कोई बात लेके, तो उससे भी आपको फैक्टर है, ये भी आपको अफेक्ट करता है। आपका एनवायरनमेंट कैसा है, नॉइस ना हो, डार्क हो, तो मतलब ये सब चीज़ें वो हैं जो आपकी नींद को बेहतर कर सकते तो हैं। जो लोग अब स्लीपिंग पिल्स पे बिल्कुल चले गए हुए हैं, डिपेंड कर रहे हैं कि जब तक वो मेडिसिन नहीं लेते हैं तब तक उन्हें नींद नहीं आती है, तो उनको क्या मशवरा देंगे? वो किस तरह इसको छोड़ सकते हैं और नेचुरल नींद की तरफ जा सकते हैं? बिकॉज इट्स अ वेरी टफ टास्क फॉर देम कि वो एक जो नेचुरल तरीके से उन्हें नींद नहीं मिल रही है, वो स्लीपिंग पिल खा के नींद ले रहे हैं, तो वो उसको किस तरह छोड़ सकते हैं? एक तो ये जो लोग अपने टाइमिंग्स को सेट करें। ओके। जैसे कई लोग होते हैं, जब वो हमें नहीं एक दिन रात को नींद डिस्टर्ब हुई, हम दिन में सो गए, आपने नैप ले लिया, वो भी इफेक्ट करता है। अगर आप सारे दिन में अपनी रूटीन ऐसी सेट करें कि आप दिन में नहीं सोएं, दिन में अवॉइड करें, तो ऑटोमेटिकली आपको रात को नींद ज़रूर आएगी। अच्छा। उसके बाद अगर कोई मेडिकल इशू साथ चल रहा है, उसको वो ट्रीट हो, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। और ये जो बाकी सारे मैंने आपको फैक्टर्स बताए, इनको अगर हम फॉलो करें तो हमारा बेहतर हो सकता है। और हमें ये जो एडिक्शन है स्लीपिंग पिल्स की, इससे हम ग्रेजुअली ही दोबारा से अपनी बैक टू नॉर्मल रूटीन आ सकते हैं। मतलब डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है ना, कि डॉक्टर आपको बताएगा कि किस तरह आपने इस चीज़ को बेहतर करना है, या बाकी और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इंक्लूड करके आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हैं और अपनी जो नींद की प्रॉब्लम है उसको बेहतर किया जा सकता है। डॉक्टर हिरा बशीर हमारे साथ मौजूद थी, सीनियर रजिस्ट्रार हैं मेयो हॉस्पिटल में। डॉक्टर हिरा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और नींद के हवाले से हम बात कर रहे थे कि नींद को किस तरह बेहतर किया जा सकता है, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारी नींद जो है वो मुतासर होती है। और जो लोग स्लीपिंग पिल्स पर चले गए हैं, जिनको इंसोम्निया है, जिनको नींद नहीं आती है, और नाइट शिफ्ट वाले लोग भी, वो किस तरह अपनी नींद को बेहतर कर सकते हैं, उस हवाले से हमने बात की है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे बात करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह हम नींद के हवाले से बात कर रहे थे कि किस तरह अपनी नींद को बेहतर बनाया जा सकता है, तो उसमें डॉक्टर्स ने हमें बहुत सी अच्छी टिप्स दी हैं। डॉक्टर हिरा हमारे साथ मौजूद थी कि किस तरह आप अपनी नींद बेहतर कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ योगा के हवाले से बात कर लेते हैं। योगी नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में, और आज हमें वो योगा की कौन सी टिप्स देने वाले हैं उनकी तरफ चलते हैं और आज की योगा की टिप्स उनसे लेते हैं। जी योगी नईम साहब, बताइए हमें। जी बहन, आज क्योंकि हमने दिल पे जो है वो बात करनी है, तो दिल के अमराज को कैसे बेहतर किया जा सकता है, अगर दिल के अमराज आ रहे हैं इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं, और योग हमारी क्या मुआवनत कर सकता है। दिल में एक चीज़ को समझ लीजिए कि आज के जो सबसे बड़े प्रॉब्लम हैं दिल के, वो ये हैं कि अंजाइना पेन के नाम से एक पेन होती है। 99% लोगों को जो हार्ट अटैक होता है वो अंजाइना पेन की वजह से होता है। आप किसी भी हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी इसको अंजाइना पेन हो चुकी है। तो अब आज हम समझते हैं कि अंजाइना पेन है क्या। अंजाइना पेन वो पेन है जब आपका दिल जो है वो मैनुअल सर्कुलेशन, जो दिल की तरफ खून की सप्लाई होती है वो मैनुअल होती है। दिल आपका खून खींचता नहीं है वापस, सिर्फ आपका दिल खून को भेजता है, बॉडी के अंदर ऑर्गन्स की तरफ भेजता है, सप्लाई को वापस नहीं लेता। तो ये जो अंजाइना पेन होती है, ये आपकी जो मैनुअल सर्कुलेशन है, ये आपके दिल की तरफ खून की सप्लाई स्लो हो जाती है। अच्छा, ये होती क्यों है, उसकी क्या वजूहात हैं, हम उसको जानेंगे। कुदरत ने इंसान के 3 दिल बनाए हैं योगा के मुताबिक। योगा ये कहता है कि हर इंसान की बॉडी में एक दिल नहीं है, 3 दिल हैं। एक दिल आपका खून नीचे की तरफ भेजता है
और बाकी 2 दिल खून की जो सप्लाई है वो दिल की तरफ भेजते हैं और दिल की मुआवनत करते हैं। वो हैं आपके काफ मसल्स। आपके काफ मसल्स जो हैं वो आपके दिल की तरफ सप्लाई को बढ़ाते हैं। अगर आप इनकी वर्किंग करते हैं, आपके काफ मसल्स अगर स्ट्रेच होते हैं तो आपके दिल की मुआवनत होती है। जो अंजाइना पेन है उससे आप बच सकते हैं। अंजाइना पेन बढ़ने की सबसे बड़ी वजह ये है कि हम चेयर पे बैठ गए हैं, हम ऑफिस में बैठ गए हैं, हम फिज़िकली मूवमेंट से दूर होते जा रहे हैं, हम अपनी लेग्स को स्ट्रेच नहीं करते, बैक मसल स्ट्रेच नहीं करते। मैं अगर इसको यूँ कहूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जितने खिंचाव हैं वो पीछे हैं, आगे नहीं हैं। आपके फ्रंट साइड पे खिंचाव नहीं आता, थाइस के, पिंडलियों पे, आपकी पिंडलियों के पीछे खिंचाव आता है, थाइस के पीछे खिंचाव आता है, कमर के पीछे खिंचाव आता है, सीने के पीछे खिंचाव आता है। तो ये सारे का सारा मैनुअल सर्कुलेशन ना होने की वजह से होता है। जैसे ही आपकी मैनुअल सर्कुलेशन अच्छी होती है तो आप जो है वो आपका दिल बेहतर काम करना शुरू कर देता है। हम ये देखते हैं कि जितने भी फॉरवर्ड बेंड हैं अगर वो किए जाएं तो आपकी बैक की जो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, उससे आपकी दिल की मुआवनत होती है। अब दिल को बेहतर रखने के लिए अगर काफ मसल्स की स्ट्रेचेस की जाएं तो आपके लाजमी तौर पर दिल की सप्लाई जो है, अंजाइना पेन आपको नहीं होगी, आपके दिल की पोजीशन बेहतर होना शुरू हो जाएगी, आपका दिल सॉफ्ट हो जाएगा, आराम से काम करना शुरू हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा कि अपने टांगों को सीधा कर लें, दीवार के साथ टेक लगा लें, अपने पैरों की उंगलियों को पहले हिलाएं, कोई 1 मिनट के लिए। उसके बाद फिर अपने पैरों को आगे खींचें और पीछे। आपके काफ मसल स्ट्रेच होने चाहिए। ये जितना आप आसानी से कर सकते हैं, ये आपकी खून की सप्लाई दिल की तरफ बेहतर हो रही है बग़ैर किसी मुशक्क़त के। आप बेड पे लेटे हुए भी इसको कर सकते हैं, आप टेक लगा के भी कर सकते हैं। अगर आप लेट के करना चाहें तो लेट के ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप लेटे लेटे अपने सिर्फ पैरों को आगे पीछे करें, वॉक से ज़्यादा फ़ायदा होगा। वॉक करने के लिए आपको उठना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये आप ऑफिस में बैठे भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? आप चेयर पे बैठे हैं, आपकी लेग्स इतनी फोल्ड हैं, अपनी एड़ियों को नीचे दबाए रखें, एड़ियाँ नहीं उठानी, अपने पंजों को ऊपर उठाएं और वापस। अब ये ऑफिस में बैठे हुए आप वॉक कर रहे हैं, ऑफिस में बैठे हुए काम भी कर रहे हैं और वॉक भी हो रही है। काफ मसल्स को स्ट्रेच करना, काफ मसल्स को स्ट्रेच करने से आपकी दिल की मुआवनत होती है। और इसको अगर मैं, क्योंकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अगर इस तरफ ले जाऊं कि हमें कहा गया कि नमाज दिल का सुकून है, तो नमाज में एक पोज हुआ है रुकू। रुकू अगर आपको सही तरीके से करना आ जाए तो वो बेहतरीन आपकी जो अंजाइना पेन की जो वजह है उसको ख़त्म कर देता है, उसको बेहतरीन कर देता है। आपके दिल की तरफ सप्लाई बढ़ जाती है। हम लोग रुकू करते हैं ऐसे कमर गोल रखते हुए, जो कि बिल्कुल गलत है और इसी से कमर दर्द होता है। रुकू का सही तरीका अगर हम, जो हमें बताया गया कि कमर को सीधा रखते हुए आप इस तरह रुकू करेंगे तो आपकी पूरी टांगें पीछे स्ट्रेच होंगी, पूरे की पूरी आपकी टांगें स्ट्रेच होंगी, बैक मसल्स। और यहाँ तक आया है कि आपकी कमर में कर्व आ जाए अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ। फॉरवर्ड बेंड करते हुए आपने ऊपर सीना उठा के रखना है। अगर ये वाली एक्सरसाइज की जाए, घुटनों को बेंड करते हुए उठिएगा, सीधे घुटनों पे नहीं उठना। जब भी आप रुकू से उठें तो घुटनों को थोड़ा सा बेंड करके उठेंगे तो आपकी कमर सेफ रहेगी। तो ये अगर स्ट्रेच करते हैं, फॉरवर्ड बेंड करते हैं, तो आपको कभी भी दिल का प्रॉब्लम नहीं आ सकता। दिल को बेहतर बनाने के लिए ये बेहतरीन किस्म का जो है वो स्ट्रेच है। अंजाइना पेन के हवाले से आज हम कर रहे हैं। और जो बाकी जो दिल के वाल्व बंद होते हैं या दिल के जो पट्टे कमज़ोर होते हैं, उसके लिए हम एक अलग से पूरा प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम इसके बाकी जो हेल्थ है दिल की, उसके ऊपर काम कर सकते हैं। बाकी अंजाइना पेन को और कैसे बेहतर किया जा सकता है, उसके लिए आपको किसी भी किस्म का कोई लोशन ले लें या ऑयल ले लें, अपने पिंडलियों की मसाज ऊपर की तरफ खुद करें।
अगर कोई दूसरा करता है दूसरा कर दे। अपनी पिंडलियों के नीचे वाले हिस्से की मसाज ऊपर की तरफ करें। कोई भी ऑयल लगा लें, कोई भी लोशन लगा लें, आप इसको यूँ मसाज करते रहें। तो इससे आपकी जो है सप्लाई दिल की तरफ बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपके काफ मसल सॉफ्ट हो जाएंगे। काफ मसल जितने सॉफ्ट होंगे उतना ही आपका दिल अच्छा काम करेगा। जितने ये सख्त हो जाएंगे इसका मतलब है कि दिल की तरफ सप्लाई आपकी ना होने के बराबर है। और आप बिलीव करें कि मुझे बड़ा मैं हैरान होता हूँ कि नमाज में कोई भी बैक बैंड नहीं है, सारे फॉरवर्ड बैंड हैं, आगे झुकाया है, दिल की मुआवनत की है नमाज के अंदर। तो अगर हम सही तरीके से नमाज पढ़ना शुरू कर दें तो हमें अंजाइना पेन नहीं होगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। और जनाब, दिल की सेहत को आपने किस तरह बरकरार रखना है और इस हवाले से बड़ी ही अच्छी टिप्स जो हैं योगी नईम साहब हमारे साथ शेयर कर रहे थे। तो योगी साहब आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ बात कर लेते हैं जनाब ख़वातीन के हवाले से। और दूसरा कि कपड़े जो होते हैं ना वो शख्सियत का पहला तारुफ होते हैं, और आपके लिबास की मुनासिब तराश खराश में जो सलाई होती है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कलर कलेक्शन मुनासिब हो तो कम कीमत का जो पहना हुआ सूट भी होता है ना वो भी आपकी शख्सियत को चार चांद लगा देता है। और आपने अगर दफ्तर में अपनी धाक बिठानी है, मीटिंग में अपने बॉस से शाबाश लेनी है, या फिर जॉब के लिए इंटरव्यू है, तो आपके लिए आपका जो पहना गया लिबास है ना इसमें इंतहाई अहम रोल अदा करता है, क्योंकि लिबास और उसके फैशन के हवाले से की गई सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और ये ना सिर्फ हमारी सोसाइटी में एक तवज्जो तलब बात है बल्कि ख़ुद एतमादी के होने का भी एक बुनियादी फैक्टर समझा जाता है। और हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी लाउबाली तबीयत की वजह से अपनी शख्सियत का ख्याल नहीं रख पाते हैं, कपड़ों की सिलेक्शन पर ख़ास तवज्जो नहीं देते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, और महंगे ब्रांड से कपड़े तो ख़रीद लेते हैं लेकिन अपनी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए सूट या फिर जो शर्ट के रंग है ना उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं देते हैं। और वो जो महंगा सूट होता है वो लगता ही नहीं है कि ब्रांडेड पहना हुआ है। तो इसलिए छोटी छोटी टिप्स होती हैं और आज हम इसी पर बात करेंगे, इस मौजू पर कि जनाब कम बजट में कैसे हम ख़ुद को स्टाइलिश दिखा सकते हैं और जो कलर सिलेक्शन होती है वो कैसे की जानी चाहिए, हमारी शख्सियत को मद्देनज़र रखते हुए अपनी वार्डरोब को कैसे बेहतर किया जा सकता है, उस पर आज हम बात करेंगे। इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ साइमा उबैदुल्ला मौजूद हैं जो कि फ़ैशन डिज़ाइनर हैं। साइमा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। साइमा, सबसे पहले तो बताइए कि कौन कौन सी गलतियां करते हैं हम जब अपना सूट ख़रीदने जाते हैं या कलर जो सिलेक्ट कर रहे होते हैं उसमें कौन कौन सी सबसे पहली गलतियां, जो बुनियादी गलतियां हम लोग करते हैं? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लोग ये देख लेते हैं उसको सूट कर रहा है तो मुझे भी सूट करेगा, अच्छा उसके लिए अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, डेफिनेटली मुझे भी पहनना चाहिए। तो यहीं से गलती शुरू हो जाती है। अच्छा। और आपको पता है इस रेस में तो लोग फिर दौड़े चले जा रहे हैं, ये देखते ही नहीं है कि क्या आपकी शख्सियत के अकॉर्डिंगली सूट कर रहा है, उसको कैसे उसको आपने वेयर करना है। बस ये कुछ चलता जाता है और आप इस चीज़ से लाइल्म हो जाते हैं कि आपके ऊपर कौन से कलर सूट कर रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी किस चीज़ को शो कर रही है कि आपकी थॉट्स क्या हैं, आप किस तरह की लुक्स के साथ अच्छा अपनी पर्सनैलिटी को कैरी कर सकते हैं। लाइक आपको कुछ लोगों को बस सम टाइम लग रहा होता है डार्क कलर्स ही सूट करते हैं, ब्लैक ही सूट कर रहा है, मैरून ही सूट कर रहा है, और सम टाइम उन्होंने कभी ट्राई भी नहीं किया होता, लाइट कलर्स ट्राई भी नहीं किए होते, तो वो जब पहनते हैं कभी लाइफ में कहीं तो फिर उनको रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है, आधी ज़िंदगी गुजर जाती है। तो हर तरह की चीज़ एक बार पहले तो अपने ऊपर ट्राई करें कि मैं इसको कैसे कैरी कर सकती हूँ। सम टाइम कुछ लोगों को वेस्टर्न बहुत सूट करता है और क्लासिक में आते हैं तो वो एकदम से बल्कि और दिखना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी हाइट के अकॉर्डिंग नहीं चीज़ें पहनते, तो बस ये सब कुछ तो आपको पता है, बट ये कि हाँ कैरी करना आना चाहिए इंसान को। मतलब ये बेसिक जो गलतियां हैं जो हम लोग करते हैं। दूसरा, लाइट कलर्स किन को ज़्यादा पहनने चाहिए, हाइट वाइज भी, वेट के लिहाज से भी देखा जाए, कॉम्प्लेक्शन के लिहाज से भी देखा जाए, तो किन लोगों को लाइट कलर्स पहनने चाहिए और किन लोगों को डार्क कलर्स पहनने चाहिए? आई फील लाइक कलर्स तो पहन सकते हैं आप अपने कम्प्लेक्शन के ऊपर नहीं, डार्क कलर्स वाले भी उनको भी लाइट कलर सूट करते हैं, बट आप लोगों का फेस कट होता है, पर्सनालिटी की लुक होती है, उसके मुताबिक तो आपको पता है कि ये
पहनते हैं और फिर पता चलता है कि यार ये चीज़ इस बंदे को सूट कर रही है कि नहीं करती। एक लड़की है वो बल्कि है और वो बिल्कुल ही वाइट सूट पहने जा रही है और उसको उसके अंदर कुछ कट्स नहीं है, अच्छा। या उसमें उसका गले का कट नहीं है उस तरह का, या वो दुपट्टा नहीं अच्छा कैरी कर रही तो वो लाइक वी शेप में ही कैरी कर रही है, उसको स्ट्रेट नहीं कर रही है कुछ भी, तो वो हर चीज़ थोड़ा थोड़ा करते ऑल टुगेदर एक पर्सनालिटी बिल्ड करती है। उसके साथ आप हील्स कैसी पहन रहे हैं, कुछ लोग शॉर्ट हाइटेड हैं पर वो फ्लैट सी पहनना पसंद करते हैं, उनको लाइक 1-2 इंचेस की थोड़ी सी साथ में हील कैरी करें, प्लेन कलर पहन लें, थोड़ा सा अगर बल्कि हैं तो प्लेन कलर्स पहन लें, 1 कलर पहने, 2 कॉर्ड सेट आपको पता है कितने इन है इस टाइम पे, फ्लोरल्स इन है, ब्राइट कलर्स इन है उसमें, क्या वो पहने जो बड़ा थोड़े अच्छा से लगता है। बल्कि लोग होते हैं साइमा, उन्हें फ्लोरल पहनने चाहिए बिकॉज ऑलरेडी फ्लोरल बहुत ज़्यादा आप कह लें कि लगता है, तो क्या जो बल्कि लोग हैं वो पहनेंगे तो वो और ज़्यादा बल्कि नहीं लगेंगे? नहीं, उसमें प्रिंट्स में भी साइजेस हैं और डिफरेंट, आपको पता है अब तो ट्राई करके इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि आप जाएं ट्राई करें और आपको जो अच्छा लग रहा है आप उसके अकॉर्डिंग लिए। बट ये है कि एक ही चीज़ के ऊपर आप अगर स्ट्रिक्ट रहते हैं, आप कहते हैं कि बस मैंने एक ही टोन में जाना है, हर टाइम मैंने सैचुरेटेड कलर्स पहनने हैं, या हर टाइम मैंने ब्लैक्स में जाना है, डार्क्स में जाना है, या कुछ लोग पेस्टल्स में जाते हैं तो ऑल टुगेदर पेस्टल में ही जाए जाते हैं, तो वो भी चीज़ ठीक नहीं रहती। अच्छा, आपको बैलेंस रखना चाहिए। आई गेस लाइफ में बैलेंस हर चीज़ में ही ज़रूरी है। लोग थक जाते हैं, आपकी लोगों की आंखें आपको एक ही लुक में देख देख के थक जाती हैं, तो आपको डिफरेंट लुक्स ट्राई करनी चाहिए। बट ये अच्छा, कट्स किस तरह के आजकल चल रहे हैं? शॉर्ट हाइटेड लोगों को किस तरह का कट पहनना चाहिए? जो थोड़े से लंबे हैं उन्हें किस तरह का कट पहनना चाहिए? मतलब शॉर्ट शर्ट्स भी चल रही हैं क्या, लॉन्ग शर्ट्स भी चल रही हैं, क्या कट चल रहा है? शॉर्ट्स थोड़ी सी कम है, बट ये कि लॉन्ग हाइटेड को तो हर तरह की चीज़ सूट कर जाती है। लाइक शॉर्ट में जाते हैं तो प्लाजो पैंट्स और वेल बॉटम्स बहुत अच्छे लगते हैं, लॉन्ग हाइटेड तो बहुत आपको पता है इस तरह उनकी लुक अच्छी निकलती है। बट जो शॉर्ट हाइटेड है वो भी बहुत लंबी शर्ट्स भी नहीं, बट लाइक नीज से थोड़ा सा 4-5 इंच नीचे हों तो वो बैलेंस होती हैं। लॉन्ग पिशवास में बहुत ज़्यादा, प्लेन फ्रॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, इवन लॉन में, कॉटन में। अच्छा। आपका बजट बहुत लो है तो तब भी आप एक प्लेन कॉटन का लॉन का कपड़ा लें, तो उसका कट किस तरह का लें? उसको हल्का सा स्टिच करवाएं, एक आधा बीड्स लगवा के, एक आधा अच्छा सा छोटा सा बटन स्टिच में लगवा लें, छोटा सा मोटिव लगा लें, ऑल टू गो। तो बस अच्छा। आपकी अपनी थोड़ी सी उसके ऊपर एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा लेसेस वाला ना करें अगर आपने लो बजट में जाना है। अच्छा। इवन लेसेस भी आपको वाइज डिसीजन खुद लेना पड़ता है कि अच्छा यार ये चीज़ कितने में मार्केट में मिल रही है और मैं किस तरह से खुद इसको से आपने क्रिएटिविटी दिखानी है ना, Exactly. अपने चीज़ों की, अपने कपड़ों की। अच्छा, दूसरा ये है कि एक तो अच्छा कपड़े अच्छे पहन लेते हैं हम लोग, लेकिन उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी और मैचिंग जूते पहनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। उससे ही आपकी जो कपड़ों की जो कह लें कि इन्हांसमेंट होती है उसकी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने थोड़ा सा मिक्स एंड मैच किया हो तो तभी अट्रैक्ट करता है, वो तो अदरवाइज ऐसे लगता है कि भूल के कुछ पहना है, ऐसे वाला नहीं है। तो मैचिंग ज्वेलरी होनी चाहिए और साथ में मैचिंग शूज़ भी होने चाहिए, मैचिंग बैग भी होना चाहिए। पर ये कि अगर लो बजट में रहना है, एज यू सेड के लो बजट में भी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी बिल्ड हो जाती है। लोगों को लगता है बहुत पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे तो तभी मैं अच्छी लगूंगी, ऐसे कोई भी नहीं होता। प्लेन कलर में आपके पास वाइट एंड बेज या कुछ हल्का फुल्का लाइक लिटिल बिट आपके पास 2-3 न्यूड टोन्स हों, लाइक अगर आपके पास स्किन शूज़ हैं, वाइट शूज़ हैं, ब्लैक शूज़ हैं, गोल्डन शूज़ हैं, सिल्वर शूज़ हैं, बस ऑल टू गो आप इन्हीं के साथ भी 4-5 सेट हो वो गुड टू गो है। वो आप सबके साथ जो है वो कैरी कर सकते हैं, 10-15 सेट अपना लेते हैं तो वो उसके साथ आप कैरी कर सकते हैं। मतलब कैरी करना आना चाहिए। आप कपड़े अच्छे भी पहने हों लेकिन आपको कैरी करना नहीं आता ना, तो वो कपड़ों का कह लें कि बेड़ा गर्क हो जाता है, लगता ही नहीं है कि आपने वो अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, ब्रांडेड सूट पहना हुआ है। तो हमारे साथ साइमा उबैदुल्ला मौजूद थी। साइमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, फैशन डिज़ाइनर थी और हम बात कर रहे थे फैशन ट्रेंड्स के हवाले से। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर पर भारत के गाज़िबाना कब्ज़े पर यूं तो 1947 से ही कश्मीरी अपनी जद्दोजहद को जारी रखे हुए और इन मजालिम के आगे जिस तरह कश्मीरी डट कर सीना पलाई दीवार बन कर खड़े हैं,
वो हुर्रियत पसंदों और आज़ादी के मतवालों के लिए एक जिंदा मिसाल है कि अपनी आज़ादी और हक की तलाश में कभी नहीं झुकना, हिम्मत नहीं हारनी। भारत ने 1947 से जम्मू कश्मीर, मकबूजा जम्मू कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा के फ़ोरम पर वादा किया था कि वो हर सूरत मकबूजा वादी में रेफरेंडम करवाएगा और कश्मीरी ये फैसला करेंगे कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, वो उनके साथ रहेंगे। लेकिन बुज़दिल भारत ने इस हवाले से हमेशा टाल मटोल से काम लिया और कश्मीरियों को उनके हक़ खुद इरादियत से महरूम रखकर मकबूजा कश्मीर पर अपने गाज़िबाना कब्ज़े को दवाम बख्शा। कश्मीरियों की भारत के ख़िलाफ़ आज़ादी की जंग को 7 दहाइयों बाद भी ना दबाया जा सका, तो भारत ने आखिरी जो अपना हरबा था उसको इस्तेमाल करते हुए 2019 में आज ही के दिन मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफिक जो तब्दीली है उसकी मज़मूम कोशिश करके अपने चेहरे पर स्याही फेर ली और 5 अगस्त 2019 को भारतीय हुकूमत ने अपने आइन के आर्टिकल 370A और 35A को ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर की खसूसी जो हैसियत थी ना उसको ख़त्म करने की जानिब अपना सफ़र उसका आगाज़ किया और जिसकी बड़ी तादाद में हिंदुओं को बसाने का सिलसिला भी वहाँ पर शुरू हो चुका है। तो भारतीय फोर्सेस की जानिब से कश्मीरियों की नस्ल कुशी की कार्रवाइयों में भी तेज़ी आई है। हज़ारों कश्मीरी अपने हक़ के लिए गुज़श्ता 4 साल में अपनी जानें गंवा चुके हैं, लेकिन आफरीन है कि उनके जज्बे आज़ादी में जो उनका जज्बा है वो कोई उसमें हमें कमी नहीं देखने में आई है। तो आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है और इसी की मुनासबत से आज हमने दावत दी है। नईम मसूद साहब हैं, तज्ज़ियाकार हैं, उनसे जानेंगे कि जनाब ये जो आर्टिकल 375A और 35A की क्या हैसियत है और किस तरह गाज़िबाना जो कब्ज़ा किया गया है मकबूजा कश्मीर के ऊपर और इसके हवाले से किस तरह हमें आवाज़ उठानी चाहिए। इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो क्यों नहीं इसके ऊपर आवाज़ उठा रही हैं। तो नईम साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ। सर कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया मुनीबा। जो रोना है, जो अलमिया है वो तो आपने बता ही दिया। और जब आप बात कर रहे थे कश्मीर पे और 7 दहाइयों पे तो इस पे दिल दुख रहा था। मसला वो जो आखिरी जुमला आपने कहा ना, विच वाज द क्रक्स, कि हम आलमी सतह पर इस मसला को उजागर नहीं कर पाए या जो आलमी कुव्वतें हैं वो जानबूझ के इस पे आंखें बंद किए हुए हैं। तो अगर आज असल में जो टॉपिक है वो है कानून साजी की तारीख। अच्छा। या आप दूसरे लफ्ज़ों में कह लीजिए कि आइन साजी के ये 7 दहाइयाँ कैसे आई। देखें, इंतज़ामी तनाजुर में जिसे आपने नस्ल कुशी का एक प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल किया, इंतज़ामी तनाजुर में नस्ल कुशी जारी है। किसकी जारी है मैं इस जुमले के बाद बताता हूँ। उसके बाद आप देखें कि कानूनी तनाजुर में एडमिनिस्ट्रेटिव वाली तो ऑलरेडी था। अब करना क्या चाहता है भारत? भारत का मकरूह चेहरा, उसकी दस्तावेज़ात, उनकी खिलाफ वर्जियों, उनकी बैनुल अक़वामी खिलाफ वर्जियों, वो जो 47 का इनहराफ है जो एक वादा मुआदा था अक़वाम मुत्तहिदा से, उसको नज़रअंदाज करना, ये सारा कुछ क्या कहता है। और इस सारा कुछ कहने के नतीजे में एक कानून और भी है ना जिसे न्यूटन का तीसरा कानून कहते हैं, एक्शन और रिएक्शन का। ये सब हमें क्या मिलता है? तो इसमें मुनीबा मैं ये अर्ज करूंगा, सबसे पहले जमहूरियत को सबोताज किया गया। करने वाला कौन है? भारत। भारत कौन है? जो ये क्लेम करता है कि मैं रुए ज़मीन पर दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हूँ और वो नहत्ते कश्मीरियों के लिए जमहूरियत को सबोताज कर। बिल्कुल ऐसे। टर्मिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी अगर आपने देखनी है तो, या एलिमिनेशन फ्रॉम डेमोक्रेसी आपने देखनी है तो वो आपको मकबूजा कश्मीर में नजर आ जाएगी। दूसरी बात, एक तो थी जमहूरियत की बात, दूसरी है इंसानियत की बात। इंसानियत के साथ जो सलूक रवा रखा भारतीय वज़राए आज़म ने, भारतीय सदूर ने,
आप देखें ना उन्होंने मुआशरती तशख़्ख़ुस रहने दिया कश्मीर का, वो मुआशरती तशख़्ख़ुस नीस्तो नबूद करना चाहते हैं। वो सकाफती जो शनाख्त है कश्मीर की उसे नीस्तो नबूद करना चाहते हैं। भारत वहाँ की जो इकोनॉमिक्स है, आप देखें जब आप किसी की इकोनॉमिक्स ही तबाह कर दें, ये भी आगे जाके बात होगी कि कैसे तबाह होती है, तो मुआशरत कहाँ बचती है। शुरू में ही जब खिश्ते अव्वल रखी गई ना कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की, तो उसमें शेख अब्दुल्ला आए। शेख अब्दुल्ला पसंदीदा शख्सियत थे। 51 का इलेक्शन बगैर इलेक्शन के सारे का सारा जिता दिया गया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में नेशनल कॉन्फ्रेंस को। अच्छा। तो ये बेल मंडे नहीं चढ़ी। 1953 में शेख अब्दुल्ला को उन्होंने पाबंदे सलासल कर दिया। अब उन्होंने अपना काम कर लिया था, नया मोरा आया। अब नया मोरा भी कोई कश्मीर के लिए वो जो पाबंदे सलासल हुए हैं ना, कोई अपना वाहम था दरमिया या गटा ने उनको डरा दिया, कोई इतनी नेक नीति नहीं थी, होती तो बाद में नजर आ जाती। अच्छा। मैं शेख अब्दुल्ला की बात कर रहा हूं। तो फिर कौन आते हैं? बख्शी वजीर आते हैं। अच्छा। GM बख्शी, ठीक है। GM बख्शी को वजीर आजम बनाया जाता है। उनसे सारे मामलात सीधे किए जाते हैं। 1953 या 54 से 1964 तक वो रहते हैं। जब तक वो उस वक्त तक रहते हैं जब तक उनके मकासद वो भी पूरे नहीं करते। अच्छा, वो मकासद क्या थे? कि दबा के रखना है, मार के रखना है कश्मीरियों को। और ये काम उसी वक्त शुरू कर दिया कि कश्मीरी ना रहे। और जिस तरह इजराइल कर रहा था ना, या इजराइल ने किया कि मुसलमानों की बस्तियों में घुसेड़ दिया यहूदियों को ताकि उनकी अक्सरियत ना रहे, अनबैलेंस हो जाए, तो इजराइल की तरह उसी वक्त काम शुरू हो गया था। माना कि ये 2019 में 370 और 35A को इन्होंने ख़त्म किया। इसकी तरफ ये किसने रखवाया था? ये डोगरा राज ने रखवाया था कि 370 और 35A का मतलब था उनका इस्तेहसाल ना, उनकी शनाख्त रहे, उनकी सकाफत रहे कश्मीरियों की, और कश्मीर में दूसरे आबाद ना किए जाए। ठीक है, भले ही कम्युनिकेशन, दिफा और खारजा पॉलिसी आप रखें। आगे चलते हैं। फिर बख्शी वजीर का GM सादिक एक तशरीफ लाते हैं। अच्छा। अब GM सादिक क्या है? GM सादिक ताहयात वजीर आजम और वजीर आला रहते हैं। आपको मैं बताऊं कि एक और बात, पहले वहां वजारत उज़्मा और सदर थे, जिस तरह हमारे आज़ाद कश्मीर में वजीर आजम। तो फिर वो वजारत उज़्मा और सदारत जो है वो गवर्नरी में और वजारत आला में बदल दी गई। तो ये जो GM सादिक थे ये पहले वजीर आजम थे, फिर बाद में इन्होंने कंटिन्यू रखा 70 तक, अपनी मौत तक बतौर वजीर आला। अब ये जो हुआ है 2019 में क्या होता है, एक और बड़ी अहम बात है। मैंने कहा था ना कि कानूनी पस मंजर देखना है कि पहले ये आइन साज असम्बली थी। ओके। अब ये मकबूजा कश्मीर में कानून साज असम्बली है। क्यों कानून साज? अगर आइन साज होती तो फिर 270 को आप खत्म नहीं कर सकते थे, उनकी शनाख्त को खत्म नहीं कर सकते थे, 35A को खत्म नहीं कर सकते थे। लिहाजा आइन साज से कानून साज। अच्छा, जब ऊपर से सदारती कोई ऑर्डर आता रहा है वहां असम्बली नहीं होती रही। ठीक है। तो देखें, असूल ये था कि आप पहले वहां की आइन साज, जो अब कानून साज असम्बली है, उनके मशावरत के बाद कोई आप नया ऑर्डर देंगे, लेकिन वहां तो हमेशा ऑलरेडी आगे गवर्नर राज होता था। मैं ये कहता हूं कि सबसे पहले जो बानी है कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत को खत्म करने वाला वो बख्शी, GM बख्शी, और उसके बाद GM सादिक है। ये आज का रोना नहीं है। और आपको पता है जब बीजेपी आती है, बीजेपी आती है तो बीजेपी तो एंटी मुस्लिम है, बीजेपी तो एंटी सो कॉल्ड सेकुलरिज्म है। सो कॉल्ड मैंने कहा क्योंकि वहां सो कॉल्ड सेकुलरिज्म है। तो हमारे एक प्रोफेसर साहब आए, उन्होंने इस पे थीसिस किया हुआ है। बीजेपी यानी इन्होंने नरेंद्र मोदी ने जो कहा, एक बात कहूंगा, उसकी तारीफ कहूंगा, जो उसने अपने वो मुकरा नहीं है, उसने कहा मैं मुसलमानों को छोड़ूंगा नहीं, मैं कश्मीर को छोड़ूंगा नहीं। नरेंद्र मोदी ने उसी तरह ही किया, भले ही उसमें कांग्रेस या आलमी अदारे कुछ भी कहते रहे। दूसरी तरफ हमारे मुसलमान मालिक उन्हें शील्ड पेश करते रहे, उन्हें प्राइज देते रहे। तो अब आपका सवाल
अगर कोई और सवाल ऐड करना है तो भी कह रहे हैं, गुस्से से ना देखें। लेकिन सर मुझे ये बताइए कि कश्मीरियों का जो मुकदमा है कितनी देर से चल रहा है? क्या हमने उसको सही से एड्रेस किया है, सही से लड़े भी हैं, या सही से आगे पोर्ट्रे भी किया है कि हमें करना क्या चाहिए, या यूएन को क्या करना चाहिए? सवाल देखिए, पहली बात यह है कि कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि गरीब आदमी को कोई मुंह नहीं लगाता। जो एक कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता जब तक कोई फायदा नहीं होता तब तक। जब तक देखे, आलमी कुव्वतों को भी अपना फायदा चाहिए। अच्छा। आप ये समझिए कि कोई अमेरिका हो, कोई रशिया हो, कोई चाइना हो, जब तक बाहमी मफादात ना हो, कोई किसी का साथ नहीं देता। क्यों दे? अगर हमारा मुसलमानों का ही साथ देना था तो सॉरी टू से सऊदिया उन्हें बुला के नोबेल प्राइज क्यों देता? कोई अगर यूएई उनकी कदर क्यों करता? पूजा प्रस्तुष के एहतमाम हमारे मुस्लिम ममालिक में क्यों होते हैं? कि लोगों की अपनी खारजा पॉलिसियाँ हैं, लोगों की अपनी मुआशी पॉलिसियाँ हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि भारत एक मुआशी हकीकत बन चुका है। अब जब तक हम नहीं बोलेंगे, अब पहले हम अपने अंदर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। हुकूमत बदलती है पाकिस्तान में, पॉलिसी बदल जाती है। मैं आपको बताऊं, मैं आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी मुजफ्फराबाद में स्टेज पे था और मेरे साथ वज़ीर आज़म उस वक़्त के कश्मीर के थे। तो मैंने एक अर्ज़ की थी, देखे हम अस्करी अंदाज में, हम सियासी अंदाज में, हम समाजी अंदाज में, या हम आप यूँ कह लें कि खारजी अंदाज में तो लड़ ही रहे हैं। काश हम कोई एक ऐसा कश्मीर से कश्मीर यूनिवर्सिटी से नोबेल लॉरिएट पैदा करें। कितनी ताकत होती है नोबेल लॉरिएट की आवाज में। फिर क्या हम कोई मुआशी तौर पे हमसे मजबूर है? किसी को हम इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं? वो यूनाइटेड नेशन हो या अमेरिका, तो फिर हमारी कौन मानेगा? लेकिन एक बात याद रखें, कश्मीरी छलनी हो रहे हैं बिल्कुल, लेकिन उनकी कश्मीरियत जवां है। हाँ। कश्मीरी मर रहा है, दादा मरता है, पोता ऊपर बैठा है, लेकिन कश्मीरियत जवां है। वो अपनी आजादी आप लेंगे। हमें तो अभी तक मुनीबा, मुझे लगता है टाइम खत्म होने वाला है, हमें तो आज तक हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान मकबूजा जो है, या हमने उसको इंडिपेंडेंट कश्मीर बनाना है। हमें पहले अपना किबला दुरुस्त करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। लेकिन जाते जाते एक हमने अपने कश्मीरी भाइयों से, आजाद कश्मीर में आज भी वजीर आजम है, आज भी सदर है, आज भी हकूक है, छोटी मोटी मस्तियां होती रहती हैं, लेकिन उधर जितना जुल्म हो रहा है उनके दिल पाकिस्तान के साथ बेशक हम भी अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ है, और हमेशा हमारी जो दिल है उनके लिए धड़कते रहेंगे। नईम मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, लेकिन उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा कवर किया है चीज़ों को। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।